हाँ जी, तो ये रही आप लोगों के लिए एक और चैप्टर की रिवीजन वीडियो। एक और बाकी कहाँ है? बाकी सारे रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप लोगों को आई बटन चेकआउट करना है या फिर आप लोगों को कमेंट में जो है पिन कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगा। सारी की सारी रिवीजन वीडियोस वहां पे आपको मिल जाएंगी और सिर्फ एसएम की नहीं, ऑडिट की भी रिवीजन वीडियो मिल जाएगी, इनकम टैक्स की भी, जीएसटी की भी। जितनी भी हमने वीडियोस बनाई अभी तक सबके लिए हमने बना दी है प्लेलिस्ट, और उन प्लेलिस्ट का फायदा जो है आप लोग उठा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरी की पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 2-3 बार देख लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और mocktestpapers.com पे जाकर फिर मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, आपका एसएम की पूरी पूरी तैयारी जो है हो जाएगी। परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत रखनी है और पास करना है इस पर्टिकुलर एग्जाम को। राइट, चलिए, ऑल द बेस्ट जी। चैप्टर नंबर 5 रिवीजन वीडियो का पार्ट नंबर 1 बच्चों, पार्ट नंबर 1। चैप्टर नंबर 5 किससे डील करता है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। लेकिन जैसे शुरू होता है इंस्टीट्यूट बोलता है धप्पा, हम तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कराना भूल ही गए। तो पहले बेटा हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ओके, अब पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में सबसे पहले हमने क्या देखा? इसका हमने इंट्रोडक्शन लिया। और इंट्रोडक्शन बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि देखो भाई, आप जब भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को समझते हैं, आपको अननेसेसरी बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टास्क पे ध्यान देना है। और ये जो टास्क है इंपॉर्टेंट टास्क पे ध्यान देने वाला, इसको अचीव करने के लिए आपको चाहिए वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल। ऐसा ही एक पावरफुल और वाइडली यूज टूल है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन। हाँ जी, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन। किसी भी इंडस्ट्री का अगर आप कॉम्पिटिशन देखेंगे तो वो बना होता है 5 फोर्सेस को मिलाकर, 5 फोर्सेस को मिलाकर, और आई शुड से 5 प्रेशर्स को मिलाकर, जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम करती हैं। मैं फिर बोलता हूं, किसी भी इंडस्ट्री का अगर आप कंपटीशन को समझना चाहते हैं, स्टेट ऑफ कंपटीशन को, तो आपको वो मिलता है कैसे, वो आप समझ सकते हैं वो कंपटीशन कैसे बना होता है। 5 प्रेशर्स को मिलाकर, 5 कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को मिलाकर, जो 5 मेजर एरियाज में जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ओके, अब पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल सी बात है। पहले देखता है कौन कौन से प्रेशर हैं कौन कौन से एरिया में, फिर देखता है कौन से प्रेशर की कितनी स्ट्रेंथ है, और फिर बच्चों थर्ड स्टेप यहाँ पे, फिर थर्ड स्टेप यहाँ पे, यही 3 स्टेप हैं। कौन कौन से प्रेशर हैं कौन कौन से एरियाज में, फिर देखता है कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, और फिर देखता है क्या इनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो है, ये जो 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं, इनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो कंड्यूसिव है टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट, यानी सपोर्ट करेगी आपको टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। ओके, सबसे मेजर फोर्स होती है हमारी राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स की। बाकी फोर्सेस के नाम बच्चों यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर एंड थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। आइए, आज हमने जो पढ़ी बच्चों वो थी थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट में याद रखिएगा कि भाई उस इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हाई होती है जिसमें एंट्री पे बैरियर्स लगे होते हैं। न्यू एंट्रेंट आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी को नीचे ले जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा, सप्लाई बढ़ेगी और कम प्राइस पे सप्लाई बढ़ेगी, तो इससे एक तो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी और आपकी जो एग्जिस्टिंग मार्केट में प्लेयर बैठे हैं उनका मार्केट शेयर भी कम होगा। कम ऑन, यस और नो? यस और नो बोलिए। टू डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स को डिस्करेज करने के लिए फर्म को एंट्री बैरियर्स जो है खड़े करने चाहिए। यहां पे बच्चों एक लाइन और याद रखिएगा जो हमने क्वेश्चन बैंक से पढ़ी थी, द बिगर द न्यू एंट्रेंट द सीवियर द थ्रेट। द बिगर द न्यू एंट्रेंट द सीवियर द थ्रेट, जियो किया, याद रहेगा? कम ऑन, आइए। देन अब बच्चों एक अलग ही क्वेश्चन शुरू हो गया था कि कैसे जो है हम बैरियर्स बिल्ड कर सकते हैं, और कृष्णा जी ने एक बहुत ही बढ़िया जो है इसका शॉर्ट कोड दिया था, जो हम सबके सामने एक बार बोलना चाहेंगे कि बेटा कैसे करना है, जल्दी बताओ। सीबीएसई की ऐप बनवाओ, बैरियर्स टू न्यू एंट्री कैसे करने, सीबीएसई की ऐप बनवाओ, जिसमें सी से हमारे पास क्या था? कैपिटल रिक्वायरमेंट, बी से क्या था? ब्रांड आइडेंटिटी, एस से था स्विचिंग कॉस्ट, ई से था इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऐप से हमारे पास आया था एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, डेडिकेटेड टू कृष्णा गोयल। अच्छा जी, अब मेरी एक बात सुनिए जरा ध्यान से बच्चों, ये तो हो गई आम जिंदगी। मेंटोस जिंदगी क्या है कि भाई साहब हम इनके अंदर का भी कंटेंट पढ़ के जाएं। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक इंडस्ट्री में एंट्री के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई है तो अपने आप ही वो एक एंट्री टू बैरियर बन जाता है, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज रहती है। जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? आपकी पर यूनिट कॉस्ट आपकी वॉल्यूम के साथ साथ डिक्लाइन करती जाती है, वॉल्यूम बढ़ेगी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो कोई बड़ी अगर कंपनी है तो डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय करती है, और उससे न्यू एंट्रेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है डीमोटिवेशन मिलती है, डिस्करेजमेंट मिलती है, क्योंकि न्यू एंट्रेंट इतनी कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन नहीं कर पाता, तो वो एक कॉम्पिटेटिव प्राइस भी फॉलो नहीं कर पाता सेल्स के लिए। एग्जाम्पल, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटेल, IBM, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, सैमसंग एटसेट्रा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली
फिजिकल डिफरेंस, परसेप्चुअल डिफरेंस और एनहांसमेंट इन दी प्रोडक्ट्स, राइट। ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रोडक्ट को स्पेशल या यूनिक बनाती हैं इन द आइज ऑफ कस्टमर। ओके, जैसे मैंने आपको अपने ऑडिट के प्रोडक्ट के बारे में भी बताया था, याद है कि नहीं? तो वो स्पेशल बनाती हैं, यूनिक बनाती हैं, वो एक्चुअली में डिफरेंस क्रिएट करती हैं बाकी सब कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट। ओके, तो इससे एक बैरियर टू एंट्री क्रिएट कैसे हो सकता है कि न्यू पर्सन को लगता है कि मैं इतना सब काम कैसे करने वाला हूँ, एक तो वहाँ पे कॉस्ट लगेगी और साथ में टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। देन बात करते हैं मित्रों किसकी, स्विचिंग कॉस्ट की। व्हाट इज स्विचिंग कॉस्ट? देखिए, नया एंट्रेंट आएगा तो उसको कस्टमर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आप पुराने पुराने प्रोडक्ट को छोड़िए और मेरे प्रोडक्ट पे आइए। और इस स्विचिंग के लिए, पुराने प्रोडक्ट को छोड़ के नए प्रोडक्ट पे आने के लिए, नए जो बायर्स होते हैं उन्हें पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है, नेगोशिएशन करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है और हो सकता है अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को चेंज भी करना पड़े, राइट। तो इसे बोलते हैं कि भाई ये स्विचिंग का प्रोसेस होता है। और अब स्विचिंग के प्रोसेस में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकली भी, राइट। फाइनेंशियली मतलब पैसा लगने वाला है, साइकोलॉजिकली मतलब आपका जो एक माइंडसेट था अब आपको उसे भी चेंज करना पड़ेगा, उसको भी आपको उसके टर्म्स में आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, राइट। और जब स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है तो बायर्स इतनी आसानी से बदलते नहीं हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप अगर मैकबुक पे जाना चाहें तो बहुत बड़ी स्विचिंग कॉस्ट होती है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने फादर को मैकबुक एयर गिफ्ट में दिया, 1 महीने बाद उन्होंने वापस कर दिया, क्योंकि उनको भाई साहब वो समझ नहीं आया कि चलेगा कैसे। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलग ही उसमें एप्पल आईडी डलेगा, उसका सब कुछ जो है बहुत ही डिफरेंट तरीके से चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपना एक लॉयल कस्टमर बना के रख पाया मेरे फादर को बिकॉज ऑफ द स्विचिंग कॉस्ट, साइकोलॉजिकल स्विचिंग कॉस्ट। फाइनेंशियली तो मैंने उनको गिफ्ट दे दिया, लेकिन बेटा साइकोलॉजिकल स्विचिंग कॉस्ट थी कि नहीं भाई मैं तो विंडोज़ पे ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। डन, बोलिए। और एक एक एज के बाद ना इंसान कहता है भाई मुझे अब ट्रेनिंग नहीं चाहिए मैकबुक चलाने की। देन ब्रांड आइडेंटिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रांड आइडेंटिटी जो एग्जिस्टिंग फर्म्स बना लेती है वो भी एक एंट्री बैरियर बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया BMW, मर्सिडीज, ऑडी, लोगों को चाहे इनमें कम फीचर मिल रहे हों लेकिन बेटा ये गाड़ी देख के वो बौखला जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर। मतलब उसमें तो बेसिक फीचर भी नहीं है जो i20 के अंदर मिलते हैं, सच बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी पागलों की तरह लोग बाग प्रीमियम दे दे के 6-6 महीने 8-8 महीने वेट कर करके क्या लेंगे, फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेगा तेरा भाई, राइट। तो वहां पे क्या है बच्चों, ब्रांड आइडेंटिटी टोयोटा ने इतनी जबरदस्त क्रिएट कर ली है कि भाई लोग बाग जो है उसकी तरफ ही जाना चाहते हैं और उसके बदले किसी और को स्वीकार भी नहीं कर रहे होते हैं। गाड़ी होगी तो फॉर्च्यूनर होगी, नहीं तो नहीं होगी, बात खत्म, बता रहे हैं आपको, राइट। हाँ, मुझे देखो, आई नो, मुझे पता है कुछ टोयोटा हार्ड कोर फैंस होंगे, सर रिलायबिलिटी है, 4x4 है, ये सारी बातें हैं। बेटा इशुजू MU-X का नाम देखिएगा कभी, इशुजू की MU-X गाड़ी देखिएगा, मेरे पास इशुजू की V क्रॉस है, राइट। और 19 लाख रुपए की ली थी मैंने वो, मात्र 19 लाख रुपए की। मैं मात्र क्यों बोल रहा हूँ, व्हेन कंपैरिजन टू द फॉर्च्यूनर, राइट। एनीवेज, सो पॉइंट इतना सा है कि भाई ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एंट्री टू बैरियर बन जाती है, स्पेसिफिकली ऐसे प्रोडक्ट्स में, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिकली ऐसे प्रोडक्ट्स में जहाँ पे इनफ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स होते हैं और जिनकी हाई यूनिट कॉस्ट होती है। जैसे मैंने गाड़ियों की बात करने की कोशिश करी है भाई आप लोगों के साथ। देखो बेटा, आप कितना ही बोल लो, कितने टोयोटा के हार्डकोर फैन हो आप, लेकिन जो बात है वो है, फॉर्च्यूनर इतना प्राइस डिजर्व नहीं करती है, बात खत्म, पीरियड, फुल स्टॉप, नहीं करती है। सच बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम 10-15 लाख वो सस्ती हो सकती थी। अब आप बोल रहे हो नहीं जी उनकी सर्विस सस्ती होती है, अरे पहले ही तुमने 20 लाख रुपए फालतू ले लिए, 20 लाख के ब्याज पे सर्विस करा लेता मैं उसकी। हेलो, ठीक है, आ जाओ। हाँ जी। देन उसके बाद बच्चों इसी में हम लोगों ने बात करी कि ब्रांड आइडेंटिटी बनाना कैसे एक बैरियर बन सकता है, क्योंकि न्यू एंट्रेंट के लिए ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और जैसे टोयोटा का एग्जांपल दे रखा है कि भाई जैपनीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 70 के दशक में बहुत ज़्यादा खर्चा किया था अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाने के लिए अमेरिका की मार्केट में। अमेरिका की जो डोमेस्टिक कार्स होती थी पहले बेटा, वहाँ पर फोर्ड वगैरह ज़्यादा चलती थी और उन्होंने जाके जब जापानियों ने जाके वहाँ पर ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में खूब पैसा फूका और फिर जाके वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बना पाए। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, देखिए न्यू एंट्रेंट के पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अनअवेलेबल होते हैं और वो उसके लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। क्यों बैरियर बन जाता है, क्योंकि भाई साहब जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो कस्टमर तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे कैसे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे जनरली जो डोमिनेंट कंपनीज होती हैं, एग्जांपल दिया गया है HUL का, गोदरेज का, इवन नेस्ले भी लिख सकते थे, इनका कंट्रोल रहता है एंड दैट बिकम्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। देन पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन,
यानी कि जवाबी कार्यवाही का जो है बहुत बड़ा खतरा रहता है कॉम्पिटिटर से। हो सकता है कि भाई न्यू एंट्रेंट आए और वो अपना प्राइस रिड्यूस करे या कुछ जो है नया फीचर ऑफर करे, और जो भाई एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो उससे भी ज़्यादा प्राइस रिड्यूस करके उससे भी ज़्यादा फीचर ऐड करके तुरंत जो है वो रिटेलिएट करे, जवाबी कार्रवाई कर ले। डन डन। आ जाइए। इनक्यूम्बेंट्स कौन होते हैं बेटा? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं। इनक्यूम्बेंट्स कौन होते हैं? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं उन्हें इनक्यूम्बेंट्स भी बोलते हैं। डन। लीजिए, तो ये हो गई बच्चों हमारी आज की पूरी रिवीजन। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करेंगे पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के आने वाले कुछ और एरियाज की। नंबर 1 एरिया जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ध्यान रखिएगा, सीधा प्राइस पे इंपैक्ट डालता है और ये सप्लायर की कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकता है क्योंकि कस्टमर जो है बेटर सर्विसेज डिमांड करता है। स्पेसिफिकली बच्चों आप देखेंगे कि जो बायर की बार्गेनिंग पावर है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के केस में ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ के बायर्स के पास नॉलेज बहुत होती है, बायर्स बड़े होते हैं यानी ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं यानी कि ग्रुप में आते हैं, और ये लोग आसानी से स्विच कर सकते हैं। स्विम नहीं नलायक को क्या कर सकते हैं? स्विच कर सकते हैं। ठीक है ना, कम ऑन। ऐसे ही बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की अगर बात करें तो जितनी स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग होगी उतना ही उसका सप्लायर का क्लाउड होगा। क्लाउड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। उतना ही उसका वर्चस्व होगा, उतना ही उसका क्लाउड होगा, उतना ही उसका इन्फ्लुएंस होगा। और डायरेक्टली आपका सप्लायर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डाल सकता है क्योंकि आपका सप्लायर पे ही आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है और आपके कॉस्ट पे ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई बार्गेनिंग पावर कब होती है सप्लायर की? नंबर 1, जब वो एक क्रूशल प्रोडक्ट बना रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, जब स्विचिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, जब सप्लायर्स बायर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा ग्रुप के अंदर वो बने हुए हैं। देन हमने बच्चों आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री। ऑलवेज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, भाई नेचर ऑफ राइवलरी जो है वो सबसे बड़ा, कम ऑन, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल फोर्स जो है कंपटीशन में होती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी राइवलरी की उतना कम ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। डायरेक्ट इंपैक्ट आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे आता है, जैसे कि प्राइस क्या रखना है, एडवर्टाइज कैसे करना है, और इससे अल्टीमेट प्रेशर हमारे कॉस्ट और प्रॉफिट के ऊपर नज़र आने लग जाता है। राइट। इसके बाद फंक्शनल लेवल पे आपको इसका ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। ऑल्दो इस पे बच्चों थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, आंसर में बिजनेस लेवल लिखा है, यहाँ पे फंक्शनल लेवल लिखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो जो भी आईसीएल लिख रहा हो हम वही लिख के आ जाएंगे चुपचाप से। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल के ऊपर जो है ज़्यादा इम्पैक्ट इसका दिख रहा होता है। देन इसके बाद अल्टीमेटली आपकी सप्लायर की कॉस्ट पे इंपैक्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे इंपैक्ट आता है, मार्केटिंग की कॉस्ट पे इंपैक्ट आता है, और इन सारी कॉस्ट से प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है। जितना ज़्यादा राइवलरी इंटेंस होगी उतनी ही इंडस्ट्री जो है वो कम अट्रैक्टिव होगी। लेट मी रिपीट, द मोर इंटेंसिव द राइवलरी द लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री। द मोर इंटेंसिव द राइवलरी द लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एग्जाम में भी आ चुका है कि भाई कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन से ऐसी कंडीशंस हैं जिनके चलते राइवलरी बहुत ज़्यादा होती है और अट्रैक्टिवनेस बहुत कम होती है। यानी कट थ्रोट राइवलरी की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई लीडर नहीं है, जैसे कि आपकी एविएशन इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर न्यूमरस हैं, भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सीए कोचिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगेन एविएशन इंडस्ट्री हो सकती है, या फिर कोई बहुत बड़ी ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर कैपेक्स बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। हाई एग्जिट बैरियर्स हैं, याद रखिएगा, हायर द एग्जिट बैरियर्स maximum number of competitor will try to survive within the industry and thereby driving the profitability of the industry to a lower side, right? Because they cannot exit, they will try to survive, they will reduce the price, they will impact the overall profitability of the industry. Come on. And then little opportunity to differentiate, ONGC IOCL, ONGC IOCL, पेट्रोल तो पेट्रोल है भैया, तुमने पेट्रोल पंप पे जाके बोलना भैया पेट्रोल डाल दो। अब वो ONGC वाला है, IOCL वाला है, आप लोग शायद बहुत बार देखते भी नहीं होंगे और उसका फर्क भी नहीं पड़ता है सच, राइट? डिफरेंशिएशन के तरीके बहुत कम है। नाउ व्हेन देयर आर वेरी लिटिल वेज ऑफ डूइंग डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट, द ओनली वे लेफ्ट इज द प्राइस, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन, because of the effort of the organization to reduce the price further, it will lead to decrease in the profitability of the entire industry. Then slow or diminished growth, जैसे जैसे ग्रोथ कम होगी, नंबर ऑफ कस्टमर कम हो रहे हैं, कस्टमर बेस कम हो रहा है, राइवल्स फाइट करेंगे अपना मार्केट शेयर रिटेन करने के लिए, और वो फाइट कैसे करेंगे? अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में उसका इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। लीजिए
यही सारी बातें बच्चों हमने पढ़ ली थी और इसका हमने शॉर्ट कोड क्या बनाया था, याद रखिए, SIP से अर्न करो निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में SIP से अर्न करो। अब S से क्या है स्लो ग्रोथ, I से क्या है आपका इंडस्ट्री लीडर, P से है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अर्न करो E से हमारे पास क्या आ गया एग्जिट बैरियर्स, N से आ गया नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर और फी F यानी कि निफ्टी 50 F से आ गया हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, SIP से अर्न करो निफ्टी 50 में, S से स्लो ग्रोथ, I से आपका इंडस्ट्री लीडर, P से आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, E से आपका एग्जिट बैरियर, N से नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर और 50 से हमारे पास आ गया FI से फिक्स्ड कॉस्ट। लीजिए ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक टॉपिक और बचा, वो कौन सा, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूट होते क्या है, ऐसे प्रोडक्ट जो सेम और नियरली सेम फंक्शंस जो है परफॉर्म करें। बेस्ट एग्जांपल बच्चों क्वेश्चन बैंक पे से हमने पढ़ा था, क्वेश्चन बैंक में कमान क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई साहब एक बंदा रिसाइकेबल प्लास्टिक से बैग बना रहा है और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्लॉथ से बैग बनाने वाले या फिर आपके पेपर से बैग बनाने वाले। तो याद रखिएगा ऐसे प्रोडक्ट्स जो सेम और नियरली सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। ICAI ने एक एग्जांपल दिया जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं। अकॉर्डिंग टू ICAI, इंश्योरेंस, बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट एटसेट्रा आर क्लियर सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन स्टॉक्स। आई डिसएग्री विद दैट, बट ICAI ने लिखा है तो भाई हम लोग जो है वो लिख के आ जाएंगे, राइट। अच्छा, हाईटेक इंडस्ट्री में भी जो है इसका काफ़ी इंपैक्ट रहता है। एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं कि पहले डिजिटल कैमराज ने, फिल्मलेस कैमराज ने फिल्म वाले कैमराज को रिप्लेस किया, फिर मोबाइल फ़ोन ने एटलीस्ट एंट्री लेवल डिजिटल कैमराज को जो है वो कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। दो एक्स्ट्रा लाइन बच्चों याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट्स आर लेटेंट सोर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एंड सब्स्टिट्यूट may give the price advantage or performance improvement and thereby they can have a serious impact on the profitability of the organization. If an industry is having a large number of substitute, it is not attractive, it is not profitable. The competitive analysis is telling us that please don't enter into this industry because your profitability is going to be less. Done. क्वेश्चन हमने बच्चों जितने भी यहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे हमने एक बार इनके आंसर्स के साथ देख लिए हैं और इसी प्रकार हमारा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन हो जाता है समाप्त। हेलो 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 बच्चों, तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे माइकल पोर्टर की जेनरिक स्ट्रैटेजी। माइकल पोर्टर ने बोला देखो जी, इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप लोगों को मिल सकती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और बेसिकली माइकल पोर्टर ने बताया कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के 3 बेस हो सकते हैं, उन्हीं 3 बेस पे आप 3 स्ट्रैटेजी बना सकते हो। वो 3 बेस कौन कौन से हो सकते हैं, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस। इनको जेनरिक स्ट्रैटेजी बुलाया गया क्योंकि किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी साइज का बिजनेस, इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो कर सकते हैं। ये पैराज बच्चों मैंने आपको पढ़ने के लिए मना किया है। क्यों मना किया है, क्योंकि बेटा अभी सोचो ना कॉस्ट लीडरशिप पे हम लोग PhD करेंगे पूरी, तो बेटा ये पैराग्राफ अपने आप ही जो है वो कवर हो जाएगा। कॉस्ट लीडरशिप की बातें याद रखने के लिए बेसिक आइडिया ये रखें, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम रखते हैं, प्राइस सेंसिटिव बायर को टारगेट करते हैं, ब्रॉड मास मार्केट में जाते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। फिर से स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम रखते हैं, प्राइस सेंसिटिव बायर को एड्रेस करते हैं, ब्रॉड मास मार्केट में जाते हैं और अपनी कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं हर एरिया में, चाहे वो प्रोक्योरमेंट हो, प्रोडक्शन हो, स्टोरेज हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एरिया में यू विल ट्राई टू रिड्यूस दी कॉस्ट। आइए देन उसके बाद बच्चों ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। लोअर कॉस्ट होने की वजह से हम लोग कम प्राइस जो है चार्ज कर पाते हैं और फिर भी हम लोग सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट कमा पाते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रॉड मास मार्केट। लोअर कॉस्ट वी कैन चार्ज लो प्राइस, स्टिल वी कैन अर्न सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द ब्रॉड मार्केट साइज। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, मैकडोनल्ड्स। अदर एग्जाम्पल्स करके आप लोग वॉलमार्ट, डीमार्ट ये एग्जाम्पल्स दे के आ सकते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड्स का एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा, राइट। आइए एडू 91 गलती से भी एग्जाम में मत लिख दीजिएगा बच्चों प्लीज़, ओके। देन याद रखिए बच्चों, जो हमने लास्ट चैप्टर में ये वाली स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हॉरिजॉन्टल एटसेट्रा, इनका भी कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने में बेनिफिट होता है क्या, 100% बेनिफिट होता है। और एक बात याद रखनी है कि अकेली कॉस्ट लीडरशिप अगर आप फॉलो करेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट लीडरशिप को कोई भी कॉम्पिटिटर आके कॉपी वाले सर कॉपी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आप अगर कॉस्ट लीडरशिप किसके साथ फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन के साथ, तो उसको कॉपी करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, राइट। जनरली स्पीकिंग कॉस्ट लीडरशिप कैन बी इमिटेटेड बाय द कॉम्पिटिटर्स बाय रिड्यूसिंग देयर कॉस्ट, बट इफ यू विल फॉलो कॉस्ट लीडरशिप इन कंजंक्शन विद डिफरेंशिएशन देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू कॉपी एंड इट विल गिव यू द डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओके। कॉस्ट लीडरशिप बनना कब कब फायदेमंद है, जब प्राइस सेंसिटिव बायर है, डिफरेंशिएशन के तरीके कम है, ब्रांड टू ब्रांड लोग बाग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, और फोर्थ वाला पॉइंट
फर्स्ट वाले पॉइंट का ही स्पिन ऑफ है, यानी फर्स्ट वाले पॉइंट का ही एक और पॉइंट है कि भाई जब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है और वो प्रेशर बना सकते हैं कि भैया अगर प्राइस बढ़ाओगे तो हम चले जाएंगे। इन शॉर्ट वही कि वो प्राइस सेंसिटिव बायर हैं, बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो एक अच्छा कॉस्ट लीडर अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकता है। फिर से बोलेंगे, कॉस्ट लीडरशिप कब कब इफेक्टिव रहेगी? जब प्राइस सेंसिटिव बायर हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के तरीके कम हैं, ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है विद सिग्निफिकेंट बार्गेनिंग पावर्स। आइए देन ये बच्चों कोर लाइन है। वैसे तो बेसिक आइडिया क्या है बच्चों कोर उसका कॉस्ट लीडरशिप का? अंडर प्राइस दी कॉम्पिटिटर, अंडर प्राइस दी कॉम्पिटिटर, ताकि आपके पास मार्केट शेयर और सेल्स आ जाए और कुछ कॉम्पिटिटर को आप आउट ऑफ द मार्केट कर दें। एग्जांपल लिया था हमने जियो बाबू का, ठीक है ना। तो जियो बाबू ने क्या किया? जियो बाबू ने आते ही सारे कॉम्पिटिटर को अंडर प्राइस किया और भाई से अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, अपनी सेल्स बढ़ाई और इवन कई हमने भी क्लास में डिस्कस भी किया था, एयरसेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, फलाना ढिमाका, पता नहीं एमटीएस, टाटा डोकोमो, इन सबको बच्चों क्या कर दिया? आउट ऑफ द मार्केट कर दिया। टाटा डोकोमो के पीछे और भी रीजंस थे, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे सीडीएमए, वो ही बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो और भी रीजंस थे, लेकिन डेफिनेटली जियो का इम्पैक्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो है वो बाहर चले गए थे। आइए देन अब कैसे एविडेंस, कैसे क्या चीज़ें देख के आप पता लगा सकते हो एक कंपनी में कॉस्ट लीडरशिप चल रही है कि नहीं? तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, ओवरहेड कम है, पर्क्स लिमिटेड है, वेस्ट भी टॉलरेट नहीं किया जाता है। एफिशिएंसी ज़्यादा है, ओवरहेड कम है, पर्क्स लिमिटेड है और वेस्ट भी ज़्यादा हम लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। बजट रिक्वेस्ट को इंटेंसिवली स्क्रीन किया जाएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा दिया जाएगा, रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए और पूरे एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट के अंदर। फिर से बोलेंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा है, ओवरहेड्स कम है, वेस्ट कम झेलेंगे और साथ साथ में याद रखिएगा कि पर्क्स भी लिमिटेड देंगे। 4 बातें तो ये हो गई। बजट रिक्वेस्ट की इंटेंसिव स्क्रीनिंग होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट चाहिए और साथ साथ में रिवॉर्ड्स देंगे कॉस्ट कंटेनमेंट के लिए। देन अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप, बेटा कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने के लिए देयर मस्ट बी अ फायर इन अस, याद रखेंगे ना, देयर मस्ट बी अ फायर इन अस। और फायर इन अस का बच्चों फुल फॉर्म क्या रहेगा? डिमांड फॉर फोरकास्ट दी डिमांड, इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी। सोचो ऐसे टीचर कहाँ मिलेंगे जो अपने मेमोरी टेक्निक्स भी यार रिवीजन वीडियो में दे रहे हैं यार तुम्हें यार, तो रिवीजन वीडियो देख के भी खुश हो जाना बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, फायर इन अस, फायर इन अस का मतलब क्या बेटा? फोरकास्ट दी डिमांड। फिर आई से क्या है हमारे पास? इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अस का मतलब क्या हो गया? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। एक बार फिर से, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने के लिए देयर मस्ट बी अ फायर इन अस। और बेटा फायर इन अस में एफ क्या है? फिर से फोरकास्ट द डिमांड, आई है इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, आर है रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन, ई है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यू है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एस है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। आइए देन एडवांटेज डिसएडवांटेज रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा। एडवांटेज तो माइकल पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन था उसको पकड़ें, उसमें 5 हमारे पास एरियाज होते थे, उनको पकड़ें और उसके हिसाब से एडवांटेजेस लिख दीजिए। कौन कौन से एरियाज होते थे? न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स एंड फाइनली सब्सिट्यूट, नालायको सब्सिट्यूट, आखिरी वाला, ठीक है ना। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है एडवांटेजेस लिख के आ सकते हैं। जैसे राइवलरी में कोई आपके साथ प्राइस वॉर में नहीं उलझना चाहेगा, बायर्स आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे और आपका प्रोडक्ट चुपचाप बाय करते रहेंगे क्योंकि उनके पास वो प्राइस सेंसिटिव है, तो वो आपके पास आ जाएंगे। सप्लायर्स अगर प्राइस बढ़ा भी देंगे तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू एब्जॉर्ब द इंक्रीज इन द प्राइस। एंट्रेंट्स जो है वो आने से डरेंगे क्योंकि आपने उनके लिए बैरियर क्रिएट कर दिए हैं। और सब्सिट्यूट में यही कहना चाहते हैं कि भाई एक अच्छा कॉस्ट लीडरशिप जो है डिफरेंशिएशन, अच्छा कॉस्ट लीडर जो है डिफरेंशिएशन करता रहेगा और अपने खुद के पेटेंट्स, खुद के ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स क्रिएट करता रहेगा और कॉस्ट लीडरशिप को आगे बढ़ाता रहेगा। याद रखिए कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन के साथ ही कामयाब होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज ये है भाई, कॉपी का तो ज़माना चल रहा है बच्चों आजकल, है ना। कॉपी कर लेंगे, लेकिन मैंने आपको उसका तरीका बताया है कि भाई साहब कॉपी कर ले तो आप डिफरेंशिएशन करके रखें। दूसरा, प्रॉफिट तभी कमा पाओगे जब सेल ज़्यादा होगी क्योंकि ब्रॉड मास मार्केट का गेम था। तीसरा, याद रखिएगा आप अपनी करंट सिचुएशन में अगर कॉस्ट कम रख रहे हैं तो लॉन्ग रन में वो आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकती है, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर अच्छा ब्रांड बना के आगे निकल जाएं। तो इसलिए आपको वहाँ कॉस्ट कम करनी है जहाँ एक्चुअली में आप कम कर सकते हो, वहाँ नहीं करनी है जिससे आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हो। और इसी का बच्चों आखिरी पॉइंट था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो है आपको बीट कर देगी। अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो वो आपकी कॉस्ट लीडरशिप को खत्म कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से हो सकता है ड्रास्टिक रिडक्शन आ जाए आपके कॉस्ट के, मतलब बाकियों के प्राइस के और कॉस्ट के अंदर। डन, चलिए ऑल द बेस्ट।
आइए जी, आइए हम लोग बात करने वाले हैं आज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी की रिवीजन की। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बच्चों कुछ कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1 याद रखिएगा, ब्रॉड मास मार्केट को आप इसके थ्रू एड्रेस करते हैं। आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं जो यूनिक है। यूनिकनेस जो है इस बेसिस पे, यूनिकनेस जो है इस बेसिस पे आप लोग लेके आ सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। कैसे? प्रोडक्ट डिज़ाइन से, ब्रांड इमेज से, फीचर्स से, टेक्नोलॉजी से, डीलर नेटवर्क से, कस्टमर सर्विस से। मैंने आपको सबके एग्जांपल दिए थे, जैसे हमारे ऑडिटर एसएम का प्रोडक्ट डिज़ाइन, जैसे एप्पल की ब्रांड इमेज, एप्पल के फीचर्स, एप्पल की टेक्नोलॉजी, आईटीसी एचयूएल का डीलर नेटवर्क और टाटा की कस्टमर सर्विस, कम ऑन, एयरटेल की कस्टमर सर्विस, कम ऑन कम ऑन। तो ये है बच्चों आपके यूनिकनेस से, जैसे आप मतलब किस तरह से आप यूनिकनेस लेके आ सकते हैं। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, आप अपने डिफरेंशिएशन के बेसिस पे कस्टमर से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक एग्जांपल है कि कैसे आप लोग जो है डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी कि जब भी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, नए फीचर्स ऐड करते हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन। देन छठा पॉइंट, डिफरेंशिएशन करनी चाहिए आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ बायर्स नीड एंड प्रेफरेंस। अदरवाइज हो सकता है कि आपकी वो डिफरेंशिएशन को वैल्यू ही ना करे। रिस्क क्या है बच्चों? रिस्क यहाँ पे मैं 7 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। यूनिक प्रोडक्ट में नॉट बी वैल्यूड हाईली। माइक्रोमैक्स याद कर लीजिए, ट्रिमर वाला एग्जांपल याद कर लीजिए। यूनिक प्रोडक्ट में नॉट बी वैल्यूड हाईली, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपकी सारी नीड सेटिस्फाई कर रहा था, जबरदस्ती की यूनिकनेस लाने से कोई फायदा नहीं हुआ। 8th पॉइंट, ये आसानी से क्या हो सकता है? कॉपी हो सकता है। देन ये तो बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन का एक इंट्रोडक्शन बन गया 8 पॉइंट से। उसके बाद एक अलग क्वेश्चन बनता है कि भाई बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास 3 मेजर बेसिस हमने लिए डिफरेंशिएशन के, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट में आपको क्या बोला कि आप यूनिक प्रोडक्ट बनाइए जिससे आपको एडवांटेज मिलेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो इनिशियली कॉस्टली हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट आ सकती है, मार्केटिंग में कॉस्ट आ सकती है, बट उसका पे ऑफ ग्रेट होगा अगर कस्टमर को वो पसंद आ गया तो। एग्जाम्पल बच्चों किसका देंगे? एप्पल का। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है क्या? नहीं, मैं देता था। अब कौन दे रहा है? ICAI। ऐसे में हम लोग एप्पल का एग्जाम्पल बार बार क्यों लेते हैं? 65 टाइम्स एप्पल का एग्जाम्पल ICAI ने यूज किया, 60-5 टाइम्स। ओके, तो भाई हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। 65 बार जो है एप्पल का यूज हुआ है आपके 8 चैप्टर के अंदर। आइए, देन मतलब फिर 65 टाइम्स वो वर्ड यूज हुआ है। देन प्राइसिंग से हम लोग जो है कैसे डिफरेंशिएशन लेके आ सकते हैं? बहुत सिंपल है जी, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को कैसे परसीव कर रहा है और उसके हिसाब से हमें प्राइसिंग जो है वो रखनी चाहिए, राइट। या तो आप लो प्राइस ऑफर कर सकते हैं या फिर आप जो है हाई प्राइस ऑफर करके अपनी सुपियोरिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगेन एग्जाम्पल किसका बच्चों? एप्पल का। आइए, देन बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, नेम रिकग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी। लोकेशन, नेम रिकग्निशन एंड कस्टमर लॉयल्टी, राइट। तो आप इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्पल की कस्टमर लॉयल्टी बहुत ज़बरदस्त है, फैन बॉयज़ और फैन गर्ल्स बुलाया जाता है। सेम एग्जाम्पल आईसी ने भी दे रखा है। आइए, नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। बेटा तो क्या करना है? डिफरेंशिएशन पानी है तो फॉरेस्ट में जाना है। एफ से हमारे पास क्या हो गया? फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइजेस। ओ से हमारे पास क्या आ गया? ऑफर यूटिलिटी एंड ऑफर गुड क्वालिटी एंड सर्विसेज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आर से हमारे पास हो गया रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन। ई से हो गया हमारे पास एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। और एस टी से हो गया टेकिंग स्टेप्स जिससे आपकी इमेज और ब्रांड वैल्यू बढ़े। आइए, एडवांटेजेस, आई होप बच्चों एडवांटेज तो अब सबको क्लियर हैं। आपने माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन उठाना है और उसके बेसिस पे ही आपने एडवांटेज बताना है। जैसे कि न्यू एंट्रेंट के लिए हम लोग बैरियर्स क्रिएट कर देंगे, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर रहेगी नहीं क्योंकि वो प्राइस इंसेंसिटिव है। सप्लायर अगर कॉस्ट बढ़ाता भी है तो वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे क्योंकि हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा है। राइवल्स को हम लोग जो है वो ब्रांड लॉयल्टी से एक अच्छा खासा जो है वो सेफ गार्ड अपने लिए बना सकते हैं राइवल से। एंड सब्सिट्यूट्स हमारे होंगे नहीं, अगेन सब्सिट्यूट पे लोग जाएंगे नहीं, सेम रीज़न है कस्टमर लॉयल्टी की वजह से। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू सस्टेन, क्योंकि कॉपी करने वाले बहुत बैठे हैं, आपको मैंने कितनी बार बताया बेटा। दूसरा कि ऑल्टरनेटिव की तरफ लोग बागों का झुकाव हो सकता है अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और तीसरा माइक्रोमैक्स बेटा, डिफरेंशिएशन में नॉट बी वैल्यूड हाईली बाय द कस्टमर। डन। इसके बाद बच्चों हमने जो क्वेश्चंस करे हैं मार्क, उनको देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं तो वो होमवर्क वाले करिएगा और राइटिंग प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी करिएगा, काम आपका हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, हेलो 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 बच्चों, आइए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों अब आज की रिवीजन वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए आज हमारे पास क्या क्या था, फोकस स्ट्रेटजी थी। फोकस स्ट्रेटजी प्लीज़, फोकस स्ट्रेटजी सबसे पहले हम लोग बच्चों देखो कैसे फोकस स्ट्रेटजी हम लोग जो है वो कैसे बनाते हैं, ज़रा ध्यान सुनिएगा।
फोकस स्ट्रेटजी में बच्चों हम लोग एक ऐसा सेगमेंट चूज करते हैं जिसका सफिशिएंट साइज है, गुड ग्रोथ पोटेंशियल है और बाकी कॉम्पिटिटर्स की सक्सेस के लिए वो ज़रूरी नहीं है। सबसे बेसिक आइडिया तो यही है, राइट। फोकस स्ट्रेटजी में हम लोग ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिनकी डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस है और रिक्वायरमेंट है, राइट। मार्केट पेनिट्रेट करके, मार्केट डेवलप करके, मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट से हमें फोकस में मदद मिलती है। आई होप मार्केट पेनिट्रेशन आपको याद है, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। मार्केट डेवलपमेंट आपको याद है, सेम प्रोडक्ट, हाँ जी सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट, हाँ जी सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट। ओके, आ जाओ प्लीज़। हाँ जी मैं अपनी स्क्रीन लेके आता हूँ ज़रा, 1 मिनट रुकिएगा। लीजिए, मोहित की स्क्रीन आ रही है। मोहित भाई अब आ रही है मेरी स्क्रीन, जल्दी बता दो जल्दी से। लीजिए, तो मैं बता रहा था बच्चों मार्केट पेनिट्रेशन से जो है 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो मार्केट पेनिट्रेशन से जो है वो आप लोगों को फोकस की एडवांटेज मिलती है। मार्केट डेवलपमेंट से भी आपको फोकस की एडवांटेज मिलती है। हाँ जी, तो इसके बाद बच्चों आई होप आप सब कुछ सही से दिख रहा है। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, फोकस हम तब फॉलो करते हैं, हम एक सेगमेंट चूज करते हैं जिसका सफिशिएंट साइज है, गुड ग्रोथ पोटेंशियल है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स की सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है। मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट से आपको फोकस में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे कस्टमर्स को हम लोग टारगेट करते हैं जिनकी डिस्टिंक्टिव जो है वो प्रेफरेंस होती है, राइट। अच्छा, याद रखिएगा फोकस जो है आपको डिफरेंशिएशन या कॉस्ट लीडरशिप के साथ फॉलो करनी चाहिए। और बच्चों एग्जाम के लिए आपको एक निशानी बता दूं, जहाँ पे नैरो मार्केट है वहाँ पे फोकस स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे ब्रॉड मार्केट है वहाँ पे या तो कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन होगी, लेकिन जहाँ पे नैरो मार्केट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? कम ऑन टेल में जल्दी बोलिए। फोकस स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा फोकस का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? या तो कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाएगा कि भाई फोकस में बहुत पैसा है, तो फोकस में वो भी आ जाएंगे और फिर आपकी मार्केट जो है फोकस मार्केट नहीं रहेगी, बेसिकली आपका नीश खत्म हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है कि कस्टमर जो है धीरे धीरे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाए। नाउ फोकस कॉस्ट लीडरशिप की अगर बात करता हूं बच्चों, फोकस कॉस्ट लीडरशिप में आप क्या करते हैं? आप प्राइस के बेस पे कॉम्पीट करते हैं एक नैरो मार्केट में। ये लाइन याद रखिए, आप प्राइस के बेस पे कॉम्पीट करते हैं एक पर्टिकुलर नैरो मार्केट में, राइट। अच्छा जी, फोकस डिफरेंशिएशन की अगर बच्चों में बात करता हूं, तो फोकस डिफरेंशिएशन कैसे काम करता है जरा ध्यान से देखिए। फोकस डिफरेंशिएशन जो है भाई साहब कैसे काम करता है? आप फीचर्स के बेस पे कॉम्पीट करते हैं एक नैरो मार्केट पे, आप यूनिक फीचर्स के बेस पे कॉम्पीट करते हैं एक नैरो मार्केट के अंदर, राइट। तो आप हो सकता है कोई एक सेल चैनल चूज कर लें, आप किसी डेमोग्राफिक ग्रुप को चूज कर लें, जैसे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एटसेट्रा, राइट। तो जब यूनिकनेस के बेस पे नैरो मार्केट में कॉम्पीट करते हो तो आप बेसिकली फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते हो। एग्जाम्पल रॉयल्स रॉयस सेलिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टम बिल्ड कार्स। एग्जाम्पल हाई एंड लग्जरी प्राइवेट एयरलाइन। एग्जाम्पल अ बैंक गिविंग सर्विसेज ओनली टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। कम ऑन, आइए फिर आपने फोकस्ड एक बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चों यहाँ पे देखिए, फोकस कॉस्ट लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक स्टूडेंट ने भी दिया है, वो है पार्ले जी। आई होप इन्होंने कहीं से कॉपी ना किया हो। पार्ले जी बच्चों, पार्ले जी बताइए, यू आर कंपीटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इन अ नैरो मार्केट। ओके, आ जाइए। देन देखिए, ये नैरो मार्केट है, ब्रॉड मार्केट है, इसमें बहुत सारी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन आई होप आपको बेस समझ में आ गया कि आप एक नैरो मार्केट में कॉस्ट के बेस पे जो है वो कंपीट कर रहे हैं। नाउ कैसे अचीव करें फोकस स्ट्रेटजी? बिल्कुल बच्चों, एकदम जेनरिक आंसर लिखा है, नीश सिलेक्ट करो, स्किल्स बनाओ, एफिशिएंसीज अचीव करो, इनोवेशन करो। नीश सिलेक्ट करो, स्किल्स बनाओ, एफिशिएंसीज अचीव करो और इनोवेटिव रहो। एडवांटेज क्या है? आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज क्या है? आप इसे डिफिकल्ट टू compete बना सकते हो अपने सेक्टर को। डिसएडवांटेज बच्चों हमने पहले ही लगभग डिस्कस कर ली। हो सकता है कि भाई साहब आपके पास वो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज ना हो तो आप फोकस स्ट्रेटजी नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आपके प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड है, कॉस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन आपके जीरो या नेगेटिव भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे हो सकता है आपकी नीश ही डिसअपियर हो जाए। कैसे डिसअपियर हो जाए? अगर कोई लार्ज कॉम्पिटिटर आपकी नीश पे नज़र लगा दे तो वो आपको खा सकता है, ख़त्म कर सकता है। देन हमारे पास आती है बच्चों बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी क्या बोलती है? देखिए, पहली बात, ये फर्दर डेवलपमेंट ही है इन 3 जेनरिक स्ट्रेटजीज की। इसका कोर जो है वो इसमें छुपा हुआ है, मोर वैल्यू फॉर मनी। अब मोर वैल्यू फॉर मनी 2 टर्म्स में दी जा सकती है। कैसे? कॉस्ट कम करके और डिफरेंसेस को अपस्केल करके, डिफरेंसेस को बढ़ाकर, क्वालिटी को बढ़ाकर। इसकी 2 सब स्ट्रेटजीज क्या निकलती हैं? इसकी 2 सब स्ट्रेटजीज निकलती हैं बच्चों। नंबर 1, इधर देखिएगा, ये प्राइस है, ये क्वालिटी है। या तो क्वालिटी सेम रखो, प्राइस कम कर दो, दिस इज वन सब स्ट्रेटजी। या फिर प्राइस सेम रखो और क्वालिटी बढ़ा दो, दिस इज अनदर सब स्ट्रेटजी, राइट। तो इस तरीके से जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग जो है बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी दे सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की रिवीजन हो जाती है समाप्त। ओके, चलिए।